हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और साथ ही साथ अपना-अपना पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों ये मेरा ईबीएस में सेट नंबर 9 है और ये 2014 का है। और दोस्तों मैं सेट नंबर 9 में से 15 पीवाईक्यू क्वेश्चन कल डाल चुका हूँ। यदि आप लोग वो सेट नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज का जो बचा हुआ 15 पीवाईक्यू क्वेश्चन है वो यहाँ से आगे करते हैं। तो उससे पहले दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो पे बस 10 लाइक कंप्लीट करना है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगता है लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर ईबीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का क्या कारण है? तो पहला ऑप्शन में है विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना। दूसरा, विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना। तीसरा, मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना। और चौथा, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की निश्चयता और एक रास्ता में परिवर्तन करना। तो इसमें बोल रहा है कि कविताओं और कहानियों सम्मिलित करने का कारण क्या है? तो इसका ऑप्शन जो है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना। तो ये ऑप्शन जो है बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आज का अगला प्रश्न है, चार भावी शिक्षकों ने कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। प्रत्येक ने निम्नलिखित नीतियों में से किसी एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसका पहला ऑप्शन में है यात्री के विभिन्न साधनों, विधियों और दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उनकी व्याख्या करना। दूसरा में है पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु के उपयोग यात्रा द्वारा यात्रा की विभिन्न विधियों की व्याख्या करना। तीसरा, विद्यार्थियों से यात्रा यात्रा के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्र करने और स्कैन बुक बनाने के लिए कहना। और चौथा, विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। ये वैसे तो दोस्तों इसका चारों ऑप्शन ए बी सी डी चारों सही है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा बेहतर जो लग रहा है वो ऑप्शन नंबर डी लग रहा है, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि वो जितना भी यात्रा में कुछ भी उपयोग किया उस साधनों का जो अनुभव और वर्णन वर्णन करने के लिए कहना। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, कक्षा 5 की ईबीएस की पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए। भाग में नीचे दिए गए कथन कथन लिखा है। तो ये कथन है, यदि आपके गांव अथवा शहर में एक सप्ताह तेल तक पेट्रोल अथवा डीजल ना हो तो क्या होगा? इस कथन का मुख्यतः उद्देश्य क्या है? बोल रहा है कि अपने शहर में जो एक सप्ताह तक पेट्रोल या डीजल नहीं आएगा तो क्या होगा? तो इसका दोस्तों पहला ऑप्शन है छात्रों को तेल के न्याय संगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना। तीसरा, छात्रों का पेट्रोल डीजल के स्रोत के बारे में मूल्यांकन करना। और तीसरा ऑप्शन है वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। और चौथा ऑप्शन में पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में जागृत उत्पन्न करना। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत होगा, लेकिन इसमें बोल रहा है कि मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य है उसका कि वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। तो ये ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, ईबीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? तो इसका पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। और दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। चौथा, प्रायोगिक कौशल कौशल को बढ़ावा देने के लिए। चौथा, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। जब तक दोस्तों आप लोग पेडागोजी के लिए चारों ऑप्शन को नहीं पढ़िएगा तब तक आप लोगों का जो पेडागोजी अच्छे से सॉल्व नहीं हो पाएगा। तब आप लोग पेडागोजी के लिए क्वेश्चन के साथ साथ चारों ऑप्शन को भी पढ़िएगा, तब आपको ऑप्शन इसका सही आंसर जो है अपने आप मिल जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर ईबीएस की पढ़ाई का एक मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका पहला प्रश्न है विषय की मूल्य संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना। गहन समझ विकसित नहीं करना, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें बोलेगा मुख्य उद्देश्य। और तो अगला ऑप्शन है अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। ये भी बिल्कुल गलत होगा। इसमें बोला है अगले स्तर के लिए, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थियों के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि पढ़ाई को शिक्षार्थियों को विद्यालय के बाहर के जीवन से भी जोड़ना है। तो ये ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पनाओं के बारे में
विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है, इसमें कौन सा गलत है तो उसको छाँटना है। तो इसका दोस्तों पहला ऑप्शन है वृक्षों पर नारा लेखन योगिता आयोजित करना, ये तो बिल्कुल सही होगा, लेकिन इसमें बोला है कि नहीं, कौन गलत होगा उसको निकालना है। प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देख-रेख के लिए प्रोत्साहन करना, ये भी सही हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन है बच्चों की लकड़ी के लट्ठों का भंडारण दिखाना। इसमें लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखा कर के आप बच्चों को क्या मतलब समझाइएगा? तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसमें नहीं बोल रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोत और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलताओं में सुधार करना। दूसरा, अधिगम की प्रक्रिया में एक रास्ता को तोड़ना। तीसरा, अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों के सक्रिय भाग लेना लेना सुनिश्चित करना। तो ये ऑप्शन जो है इसका मुख्य उद्देश्य बोला, तो ऑप्शन तो दोस्तों चारों सही है, लेकिन इसका सबसे अच्छा ऑप्शन लग रहा है सी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर के ईवीएस की पाठ्यचर्या में शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका दोस्तों पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों को पर्यावरण को संकल्पवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। इसमें बोला है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो ये जो पर्यावरण को संकल्पवादी ढंग से देखने का योग्य बनाना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और बी में बोल रहा है इसको कम करना, विषयों की संख्या को कम नहीं करना है और बोझ कम करना। ये बोझ भी कम, बोझ तो नेगेटिव वर्ड्स के अंतर्गत आता है, तो ये तो बिल्कुल गलत ही हो जाएगा। और इसमें बोल रहा है कम करना, कम नहीं करना है, तो ऑप्शन बी सी डी गलत हो जाएगा और ए सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अधिगम अनुभव होगा? तो इसका जो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों की समूह परियोजना का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। विद्यार्थियों पर जो है भार नहीं देना है, उसका भार अपने ऊपर लेना है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है, हम पास के किसी होटल में जाकर हिंग हूँ फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार सीटेट में पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हांगकांग हो जाएगा। हांगकांग का जो लोग है वही सांप खाना पसंद करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आज का अगला प्रश्न है, ब्रेन लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। ब्रेन लिपि से भी दोस्तों बहुत बार सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। और दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके प्लीज़ एक बार ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन में है, ब्रेल को मोटे कागज़ पर बिंदु यानी कि उभरते बिंदु बनाकर लिखा जाता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूसरा, यह लिपि आठ आठ बिंदुओं पर आधारित होता है। तो और तीसरा, बिंदुओं की पंक्ति किसी नुकीली औजार से बनाई जाती है, नुकीली औजार से बनाई जाती है, ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। और चौथा, कहते इसे उभरते बिंदुओं के हाथ फेर कर पढ़ा जाता है, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों ब्रेन लिपि से जो है बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। और दोस्तों उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। तो इसका पहला ऑप्शन है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं, ये बिल्कुल सही है। और इससे भी बहुत बार सीटेट में प्रश्न आया हुआ है, जिस जानवर के जो बाहरी कान होते हैं और शरीर में बाल होते हैं वो बच्चे देते हैं, और जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए और बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन है मधुमक्खी पालन से, तो ये भी क्वेश्चन मधुमक्खी से तो हर बार पूछा ही गया है। तो मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। पहला ऑप्शन में है, मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च में होता है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि अक्टूबर से दिसंबर की समय में जो है मधुमक्खी पालन एक अच्छा समय है। और दूसरा ऑप्शन में है, लीची के फूल मधुमक्खी को लुभाते हैं, यह ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और लीची के फूल पे जो मधुमक्खी बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो इसका लीची के फूल उसको जो है ज़्यादा लुभाते हैं।
और तीसरा ऑप्शन है मधुमक्खी पालने और उसके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि उसको बक्सों की आवश्यकता होती है। तो उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है मधुमक्खी के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑप्शन 2, 3 और 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों ये 2 क्वेश्चन जो है सॉल्व करने से रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो फिलहाल दोस्तों आप लोगों को ये पीवाईक्यू सेट आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब।